दोस्तों 27 सितंबर को हमारा कक्षा 11वीं का भूगोल जियोग्राफी विषय का त्रैमासिक परीक्षा पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको प्रॉपर रूप से तैयारी कराते जा रहा हूं। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में मैंने दोस्तों आपको 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ बता दिए। आई होप दोस्तों आपने क्या है उन्हें तैयार अच्छे से कर लिया होगा। इस वीडियो में हम आपके 3 अंकी, 4 अंकी और 5 अंकी में जो आपका मैप वाला आता है सेक्शन, उसे हम कवर करने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते, स्टार्ट करते हैं। पहला है भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप के कोई आपको 3 प्रकार आपको बताने हैं। भूकंप किसे कहते हैं, तो भूकंप एक हमारा आकस्मिक प्राकृतिक घटना है। भूकंप भूपटल में वे कंपन हैं जो ज्ञात या अज्ञात तथा बाह्य अथवा आंतरिक कारणों से क्या है पृथ्वी के धरातल पर उत्पन्न होते हैं। ओके, तो इसके बाद आपके भूकंप के आपको क्या पूछे जा रहे हैं, प्रकार पूछे जा रहे हैं। तो भूकंप आपके क्या दिए हुए प्रकार, जैसे आपका विवर्तक भूकंप होता है, ज्वालामुखी जन्य भूकंप है, विस्फोट भूकंप है आपका, और आपका बांध जनित भूकंप है। तो ये आपके दिए हुए प्रकार तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अपर्दन तथा अपक्षय में अंतर लिखिए। दोस्तों आपको अपर्दन और अक्षय में आपको अपक्षय में अंतर बताना, तो ये आपका दिया हुआ है। अपर्दन एक क्या है, गतिशील क्रिया। अपक्षय आपका एक क्या है, स्थिर क्रिया है। ओके, नेक्स्ट आपका दिया हुआ अपर्दन में विभिन्न गतिशील कारक भू पृष्ठ की शैलों के काट छान कर करते हैं, जबकि अपक्षय में शैलें बिना स्थान बदले अपघटित होती रहती है। ओके, ये आपका दिया हुआ है। अच्छे से आपको तैयार कर लीजिए अपर्दन और अपक्षय में अंतर। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है बरखान किसे कहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। ओके, तो बरखान किसे कहते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, आपको सॉल्यूशन इस बार से आपका रहने वाला है। तैयार इसे आपको कर लेना। विशिष्ट प्रकार के लुका इस स्तूप को हम क्या बरखान कहते हैं। इसका आकार आपका नवचंद्राकार या आपका चापाकार होता है। इसका निर्माण पवन निरपेक्ष के कारण मरुस्थल में होता है। यह प्राय श्रृंखला में स्थित होता है और इसकी श्रृंखलाएं पवन की दिशा में होती है। फिर इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो अच्छे तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भौमजल से निर्मित अपरदित तथा निक्षेपित स्थल रूपों को बताइए। सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला, भौमजल से निर्मित अपरदित तथा निक्षेपित स्थल रूप आपको बताने हैं। तो पॉइंट वाइज पॉइंट आपका दिए हुए, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। अपरदित स्थल रूप के बारे में आपको दिया हुआ है पहले। ओके, जैसे घोल रंध्र, विलयन रंध्र, डोलाइन, आपका युवाला, ये सब आपके अपरदित स्थल रूप है। फिर आपका निक्षेपित स्थल रूप में कौन से आता है, आपका स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट स्तंभ, ये सब आपके आते हैं। तैयारी निकल लीजिए। भौमजल से निर्मित आपकी अपरदित और निक्षेपित स्थल रूप है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वायुमंडल के सभी संस्तरों में क्षोभ मंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। तो सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से रहने वाला है कि वायुमंडल के सभी संस्तरों में क्षोभ मंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, या वायुमंडल में क्षोभ मंडल की जो महत्व है उसको बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि वायुमंडल जो क्षोभ मंडल है इसके क्या क्या महत्व है। तो पहला है इस संस्तर में वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75% भाग केंद्रित है। इस संस्तर में अधिकांश जलवाष्प तथा धूल कण पाए जाते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल, हिम वर्षा, ओस जल वर्षा, कोहरा, चक्रवात आदि मंडल में इसमें घटित होते हैं। ये सब आपके दिए हुए हैं। क्षोभ मंडल के महत्व तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे ने तो हमारा क्वेश्चन है भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं या क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तैयार आपको कर लेना है। उपमहाद्वीप से आशय एक बृहद भौगोलिक इकाई से होता है जो शेष महाद्वीपों से अलग एक विशिष्ट पहचान रखता है। भारत में एक उपमहाद्वीप होने से ये समस्त विशेषताएं मिलती हैं। भारत में भौगोलिक सीमाओं द्वारा सीमांकित एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र है जो प्राकृतिक दृष्टि से एकता में आबद्ध होकर एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई के प्रदर्शित करता है। इसी कारण से क्या उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की लंबी तट रेखा के क्या प्रभाव है। कोई 2 प्रभाव आपके पूछे जा रहे हैं। सॉल्यूशन दोस्तों आपका ये दिया हुआ, भारत की लंबी तट रेखा के आपको क्या है प्रभाव है। तो ये आपके प्रभाव दिए हुए, जैसे भारत के सस्ते जल यातायात की सुविधा प्रदान करती है, मत्स्य के साथ साथ अन्य सागरीय संसाधन उपलब्ध कराती है। यह देश की सुरक्षित बंदरगाहें प्रदान करती है जहाँ यान निर्माण केंद्र स्थित है, और यह देश की जलवायु को क्या है सम बनाती है। तो ये सब आपके दिए हुए हैं भारत की लंबी तट रेखा के प्रभाव। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। ओके, तो 4 पड़ोसी देशों के तो आपको नाम बताना बिल्कुल सिंपल है। तो ये सब आपके पड़ोसी देशों के नाम दिए हुए। भारत की स्थल सीमा पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश स्थित है, और ये सब आपके दिए हुए हैं। श्रीलंका और मालदीव भारत क्या है पड़ोसी द्वीपीय देश है। ओके, कंप्लीट हो जाता। आगे देख लेते हैं। जो दोस्तों मैं आपको जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब आपको PDF चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो अपनी वेबसाइट अनुरागसारीclasses.com से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च करिए अनुरागसारीclasses.com। सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, ओपन करिएगा, तो वहाँ से आप क्लास 11 के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिमालय पर्वत भारत के लिए क्यों उपयोगी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है कि हिमालय पर्वत के 3 महत्व बताइए, हिमालय पर्वत भारत के लिए क्यों उपयोगी है। तो ये आपके दिए हुए हैं। जैसे पहला है कि साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से देश की क्या रक्षा करती है। ओके, साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती है, नहीं तो भारत में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ओके, तो ये ठंडी हवा से रक्षा करती है। साथ ही नेक्स्ट है, इसकी अनुकूल स्थिति के कारण हमारे देश में मानसूनी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। हिमानियों के कारण सदा वाहिनी नदियाँ निकलती हैं, सिंचाई, जल, विद्युत एवं परिवहन के लिए उपयोगी होता है। तो ये सब आपके दिए हुए हैं। और यहाँ विशाल वनों का भंडार है, यहाँ मुलायम लकड़ी मिलती है। तो ये आपके हैं हिमालय पर्वत के महत्व, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत के कोई 3 महत्व लिखिए। तो आपका वही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है। ओके, दोनों का मतलब एक ही हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर लिखिए। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में आपको अंतर बताने, तो ये आपका दिया हुआ है पॉइंट बाइज पॉइंट। तो उन्हें आपको दोस्तों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपका पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में दिया हुआ है। ओके, पॉइंट बाइज पॉइंट आपके 7 पॉइंट दिए हैं, तो 4 से 5 आपको क्या है तैयार होने ही चाहिए। ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारत के अब्बाय तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। इसे देख लेते हैं। तो भारत के अब्बाय तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से दिया हुआ, जैसे समुद्र में जल विसर्जन, फिर इसके अंदर पॉइंट दिए हुए हैं, फिर आपका जल संभार क्षेत्र के आकार में, फिर आपका है उद्गम के प्रकार, फिर इसके बाद दिया हुआ है। ओके, इस प्रकार से आपको क्या है इसके आपको भाग बताए जा रहे हैं, तैयार कर लीजिएगा। समुद्र जल में विसर्जन है, जल संभार क्षेत्र के आकार और आपका उद्गम के प्रकार। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपका दिया भारत के अब्बाय तंत्र के भागों, या फिर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय अब्बाय तंत्र को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ओके, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। आगे नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं। आपका उत्तरी भारत की नदियों और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में आपका अंतर पूछा जा रहा है। तो ये आपका अंतर दिया हुआ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण। 4 अंकी महत्वपूर्ण में पहला हमारा बिग बैंग का सिद्धांत का आपको बताना, विस्तार से इसका वर्णन करना है। तो बिग बैंग का सिद्धांत जरूर तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपका बिग बैंग का सिद्धांत मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ लीजिए, समझ कर आपको तैयार कर लेना है, फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिख दे सकते हो। तो ये आपका दिया हुआ है पूरा बिग बैंग का सिद्धांत। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको बताना, तो आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में दिया है, डायग्राम से आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, कैसी भूप्रपर्टी होती है, फिर आपका मेंटल होता है, क्रूड होता है, 3 भागों में आपका हुआ है आंतरिक संरचना। ओके, तो इन तीनों भागों को आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तीकरण के सिद्धांत को समझाइए। तो प्लेट विवर्तीकरण का सिद्धांत भी आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। पॉइंट वाइज पॉइंट आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसके बाद आपका ये दिया हुआ है और इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है, पवन से अपरदित स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। ऐसे देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, पवन द्वारा निर्मित प्रमुख स्थल रूपों का वर्णन करना है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन। ओके, पवन अपरदन से आपके निम्न स्थल रूप का निर्माण हो सकता है। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट आपका दिया हुआ पवन से। ओके, आपका निम्न आपका स्थल रूप का निर्माण हो सकता है। फिर आपका पवन निक्षेपण से आपका स्थल रूप बताए गए हैं, इसे आपको तैयार कर लेना है। ये आपका दिया हुआ है पवन निक्षेपण से। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो वायुमंडल की संरचना आपको बतानी है। आपका दिए हुए वायुमंडल की संरचना में आपके क्षोभमंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, वायुमंडल है। इनके बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहले तो नाम याद कर लीजिएगा इनके, फिर अक्रम से, फिर इसके बाद क्या इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइन आपको पढ़ लेना है। इसके बाद दोस्तों आपका बहिर्मंडल होता है, और फिर आपको ये डायग्राम भी आपको सीख लीजिएगा। ओके, डायग्राम क्रम से बताया जा रहा है इस प्रकार से कौन कौन सा मंडल है पहले आता है, फिर उसके बाद। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे अब दोस्तों हम देख लेते हैं 5 अंकी वाली महत्वपूर्ण। 5 नंबर में दोस्तों आपको क्या है, भारत का मानचित्र रहने वाला है, जिसमें आपको क्या है मानचित्र दिया जाएगा और इससे आपको नाम पूछे जाएंगे, वो आपको क्या है बताने कि कौन कहाँ है। तो भारत के मानचित्र पर निम्न को दर्शाना, जैसे छोटा नागपुर उपधार और आपका नर्मदा नदी, कर्क रेखा, गोदावरी, कावेरी, ये सब आपसे पूछे जा रहे हैं। भारत के मानचित्र पर आपको ये सब टॉपिक पूछे जा सकते हैं, तो उनको आपको क्या तैयार कर लेना है कि कौन कहाँ है। ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ये आपका मानचित्र दिया हुआ, ये आपको तैयार कर लेना है, कौन एरिया में क्या क्या चीज़ दी हुई है आपकी। ओके, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ कि अरावली पर्वत कहाँ है, आपसे पूछा जाता है। कंचनजंगा कहाँ है,
सुंदर वन आपका जीवमंडल निश्चय कहाँ है आपका, ओके, पश्चिमी घाट कहाँ है। तो ये इस प्रकार से आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की महापुरुष बता दिए, तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि 2 अंक वाली तो मैंने आपको पार्ट 1 में कंप्लीट करा दी। अब केवल आपके वस्तुनिष्ठ रह जाते हैं। वस्तुनिष्ठ कहेंगे तो अलग से मैं आपको वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।